खबरें आनी शुरू हो गई हैं। इस बीच सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए संरचनात्मक सुधारों के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। वित्त मंत्रालय ने उम्मीद जाहिर की है कि सरकार और आरबीआई के साझा कदमों से भारतीय अर्थव्यवस्था कम से कम नुकसान के साथ जल्दी ही पटरी पर आती नजर आएगी। वित्त मंत्रालय के मुताबिक सरकार आगे भी संरचनात्मक सुधारों पर जोर देती रहेगी। आइए एक नजर डालते हैं कि आर्थिक संकेतकों में जो सुधार है वो किस तरह से बेहतर अर्थव्यवस्था को दिखा रहे हैं, उस पर एक नजर डालते हैं। और उसमें सबसे पहले बात करेंगे कृषि क्षेत्र की। कृषि क्षेत्र में 16 जून तक किसानों से गेहूं की खरीद रिकॉर्ड 382 लाख मीट्रिक टन है, जो कि 2012 और 13 के दौरान खरीद के 381.48 LMT के पिछले रिकॉर्ड को पार किया है। वहीं गेहूं के बढ़े हुए MSP का फायदा 42 लाख किसानों को मिला। किसानों को तकरीबन कह सकते हैं 73,500 करोड़ बतौर MSP अदा किया गया है। वहीं जून तक खरीफ की फसल की बुआई में 39% की बढ़ोतरी हुई है। तो ये तमाम वो संकेत एक तरह से कह सकते हैं। खाद की बिक्री में मई महीने में 98% की बढ़त दिखाई दी है। तो ये कृषि क्षेत्र के कुछ संकेतकों की हम बात कर रहे हैं। 16 राज्यों में MSP के तहत लघु वन उपजों की भी 79.42 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड खरीद की गई है। अब वहीं एक बार विनिर्माण क्षेत्र में देखते हैं कि इस अनलॉक के दौरान किस तरह से जो आंकड़े सामने आए हैं वो क्या तस्वीर दिखा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों ही मांग में अप्रैल के मुकाबले मई में बढ़त दिखाई दे रही है। वहीं बिजली की खपत में अप्रैल महीने के मुकाबले मई और जून में बढ़ी हुई है ये खपत। तो खपत का बढ़ना भी एक बड़ा संकेत है। GST के ई-वे बिल में अप्रैल के मुकाबले 130% का उछाल देखा गया है। तो लॉकडाउन के दौरान और लॉकडाउन के बाद अनलॉक फेज 1 के दौरान जिस तरह के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, पेट्रोलियम पदार्थों की खपत में भी मई में अप्रैल के मुकाबले 47% की बढ़त दिखाई दे रही है। एक बार बात करते हैं सेवाओं के सेक्टर में भी। रेलवे माल ढुलाई मई महीने में 26% बढ़ी है। साथ ही साथ इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह अप्रैल के मुकाबले मई में 4 गुना बढ़े हैं, जो कि आने वाले समय में इसमें और बढ़ोतरी दिखाई देगी। डिजिटल खुदरा वित्तीय लेन देन अप्रैल के 6.71 लाख करोड़ रुपए से मई में बढ़कर 9.65 लाख करोड़ रुपए हुआ है। वहीं सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के लिए जो तमाम बदलाव किए हैं उसमें जो बड़ी बातें रही हैं उस पर एक नजर डालते हैं। वोकल फॉर लोकल की बात की है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सरकार ने जो बड़े कदम उठाए उसमें गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM पर उत्पादों के पंजीकरण की नई शर्तें जो लागू की गई हैं, उसमें कुछ एक तरह से ऐसी शर्तें कही जा सकती हैं जो आने वाले समय में MSME सेक्टर को एक तरह से नई ऊर्जा देंगे। नए उत्पाद के पंजीकरण के समय कंट्री ऑफ ओरिजिन बताना अब जरूरी होगा। विक्रेताओं को पहले से पंजीकृत सामान के उत्पादन स्थल के बारे में अपडेट करना होगा। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो जरूरी कर दी गई हैं। आदेश का पालन न करने पर प्रोडक्ट्स को GEM से हटा दिया जाएगा। GEM पर किसी भी उत्पाद में स्थानीय सामग्री का कितना इस्तेमाल हुआ ये भी पता चल सकेगा। पोर्टल पर मेक इन इंडिया का फिल्टर काम कर रहा है। अब ऐसे उत्पादों को खरीदने का विकल्प होगा जिसमें न्यूनतम 50% स्थानीय सामग्री का प्रयोग हुआ हो। तो ये तमाम वो आंकड़े आज जारी किए गए हैं जो ये बताते हैं कि लॉकडाउन और लॉकडाउन के बाद से अब जो तस्वीर लगातार अर्थव्यवस्था की बदल रही है। बात करेंगे अपने संवाददाता अजय मिश्रा से और साथ ही साथ हमारे साथ आर्थिक मामलों के पत्रकार शिशिर सिन्हा भी जुड़ गए हैं। उनसे जाने की कि इन आंकड़ों की बारीकियां क्या है और आने वाले समय में क्या दिखाई देती है अर्थव्यवस्था की शक्ल। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद अपने दोनों ही साथियों से बात की जाएगी। हाय रिया, हाउ आर यू? गुड। मैम बोर्ड पे रिया की ड्राइंग नहीं दिखी। रिया आप जाओ गेम्स रूम में खेलो, आई कॉल यू। मिसेस शर्मा, रिया की ड्राइंग काफ़ी डिस्टर्बिंग है, इसीलिए बोर्ड पे नहीं लगा। किरण, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत आपके पति को पहले सिर्फ वार्निंग दी जाएगी और एक प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा जो कि उनके बर्ताव पे नजर रख सके।
इमरजेंसी में मेडिकल और होम शेल्टर फैसिलिटीज भी। और इतना ही नहीं, राष्ट्रीय महिला आयोग की भी मदद ले सकती हैं आप। You know it's only a drill, and yet you train like it is the real thing. Because one day, at a second's notice, it will be. One day, you'll come together as an invincible team, and every second you save will be a life saved. The Indian Air Force is looking for an exceptional team, a team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. साथियों, कोरोना संकट के इस समय में योग आज इसलिए भी ज्यादा अहम है क्योंकि ये वायरस हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को सबसे अधिक प्रभावित करता है। योग में तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करने वाले कई तरह के प्राणायाम है जिनका असर हम लंबे समय से देखते आ रहे हैं। ये टाइम टेस्टेड टेक्निक्स हैं जिसका अपना अलग महत्व है। कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम से अधिकतर लोग परिचित होंगे, लेकिन भस्त्रिका, शीतली, भ्रामरी जैसे कई प्राणायाम के प्रकार है जिसके अनेक लाभ भी हैं। जिसको हम लोग के पास एक प्रिलिमिनरी इंडिकेशंस होता है जिसको हम लोग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स कहते हैं। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स ये बताता है कि उद्योग का माहौल क्या है। और मैं आपको बताऊं कि अप्रैल के महीने में जितनी बुरी हालत थी वो सिंगल डिजिट में चला गया था पीएमआई, और वो जब हम मई के आंकड़े हमने देखे तो वो लगभग 27-28 पे आ चुका था। तो काफी बड़ी रिकवरी हमें देखने को मिली। दूसरी तरफ अगर आप CMI-EA के आंकड़े देखें, जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े हैं जो रोजगार से जुड़े हुए हैं, वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बताता है कि वो घट करके 11%, 12% की दर पर आ गई है। तीसरा, अगर आप सर्विसेज के लेवल पे देखेंगे तो आज ही एक जो कैब एग्रीगेटर है उनका ये कहना था कि उनकी 70% सर्विसेज जो हैं वो बहाल हो चुकी हैं। तो ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि हम धीरे धीरे प्री कोविड रिजिम की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, एक बात तो आप भी मानेंगे या इस बात पर सभी सहमत होंगे कि हमारे लिए एक नया नॉर्मल होने वाला, एक नई सामान्य परिस्थितियां होने वाली है जिसमें बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं होंगी जो हमने प्री कोविड रिजिम में देखा था, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, चाहे वो सर्विसेज की बात हो या फिर आपके एग्रीकल्चर की बात हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि आंकड़े जो बता रहे हैं कि चीजें अब बेहतर होने शुरू हुए हैं। अगले 2 से 3 महीने हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है क्योंकि मॉनसून का समय है। खरीफ का जैसे अगर आप कृषि के मामले में देखेंगे 39% बुआई हुई है अब तक पिछले साल के मुकाबले में। जैसे जैसे मॉनसून की रफ्तार बढ़ेगी खरीफ की बुआई अच्छी होगी। दूसरी ओर अगर आप देखेंगे कि रबी के जो मार्केट में जो बिक्री हुई है वो काफी अच्छी हुई है, उसके आंकड़े भी काफी उत्साहजनक है। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अगर जिसको कहते हैं कि आर्थिक गतिविधियों में तेजी आती है तो वहां पर मांग बनेगी, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मांग आने का मतलब है कि जहां पर हमारी 65% आबादी रहती है, और जब मांग की बात करते हैं चाहे वो FMCG की बात हो या आपके सर्विसेज की बात हो, उसमें थोड़ी बहुत भी बढ़ोतरी होती है तो वो काफी अच्छा साइन होगा। एक और छोटा सा आपके सामने उदाहरण रखना चाहूंगा। दोपहिया वाहनों की बिक्री में जो है हमने थोड़े सुधार होते हुए देखे हैं। 4 पहिया वाहन की बात करें, कार की बात करें, तो वो प्री कोविड रिजिम वाले ऑर्डर्स अभी कंप्लीट हो रहे हैं, तो फ्रेश ऑर्डर के भी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन 60% से 70% इंक्वायरी आई है। तो ये सारे आंकड़े इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि चीजें थोड़ी बेहतर हुई हैं। अब यहां से हम इन बेहतर के आंकड़ों या जो चीजें हमारे पास हो चुकी है हम उसका और इस्तेमाल कर आगे कैसे हम मांग नए सिरे से पैदा कर सकते हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ी कोशिश, यही हमारे लिए लक्ष्य होना चाहिए। जी शिशिर, आपने न्यू नॉर्मल फिनोमेना की बात की। अगर हम बात करें कि इस 2 महीने की अवधि के दौरान भारत में PPE यानी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता बन गया है भारत। ऐसे में क्या आपको लगता है मई और जून में बिजली और ईंधन की खपत, माल के अंदर की आवाजाही जो रही है उसमें जो बढ़ोतरी हुई है, ये न्यू नॉर्मल के साथ भारत की जनता धीरे धीरे अपना सामंजस्य एक उसको एक्सेप्ट करना और उसमें तमाम उन संभावनाओं को तलाश के आगे बढ़ना भी ये आंकड़े दिखा रहे हैं?
बिल्कुल देखिए, जब आप हम न्यू नॉर्मल की बात करें तो उसमें हमें सामंजस्य ही बिठाना है। जैसे आप सिंपल सी बात देखिए, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट में आज के दिन में जब आप कहीं भी जाते हैं तो आप देखते हैं कि एक अच्छा खासा गैप मेंटेन करना पड़ता है। मान लीजिए आप अपने प्रसिद्ध रेस्टोरेंट में, आपका जो बहुत पसंदीदा रेस्टोरेंट है वहां जाते हैं, वहां पर अंदर जगह नहीं है, आपके लिए वेटिंग पीरियड बहुत लंबा हो सकता है। तो सर्विसेज के मामले में आपके लिए इस बात की संभावना बनती है कि न्यू नॉर्मल में आपके लिए उस सर्विसेज को अवेल करने का टाइम ज्यादा हो सकता है, उस सर्विसेज की कीमत थोड़ी ज्यादा हो सकती है। यही न्यू नॉर्मल है और वहां पर आपको एडजस्ट करना होगा, क्योंकि उन सब चीजों की लागत होती है। एक रेस्टोरेंट में जहां पहले 100 लोग बैठ सकते थे, अब सिर्फ 40 लोग या 50 लोग एक समय में बैठ सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उस लागत का एक बोझ तो हमारे ऊपर आएगा। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि चूंकि दुकानदार या जो भी कारोबारी हैं, उन्हें अपने सामान को बेचना है, तो वो अचानक बहुत ज्यादा दाम भी नहीं बढ़ा सकते हैं, तो वो अपने मुनाफे में कटौती करना चाहेंगे। ये भी एक न्यू नॉर्मल होगा। और मुनाफा नहीं भी होगा, कई बार ये भी हो सकता है कि जितनी आपकी लागत है उतना ही आपको पैसा भी मिल रहा है, ये भी स्थिति कुछ समय तक बनी रहेंगी। तो ये सारे हम फिनोमिना जो है अगले 2 से 3 महीने में देखेंगे। और जब आपने पीपीई की बात की, पीपीई के साथ N95 मास्क भी जोड़ दीजिए, ये दोनों के मामले में हम कितनी तेजी से आगे बढ़े हैं और हम बड़े पैमाने पर उसका एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये हमारे लिए इस कोविड पीरियड में, जिसको हम लोग कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट हुई है, उसका ये एक उदाहरण। जी शिशिर, सरकार की प्रतिबद्धता ग्रीन शूट्स पर निर्माण पर है। क्या आपको लगता है संरचनात्मक सुधार और जो सामाजिक कल्याण दोनों को एक साथ लेके चलने की जो सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है, उससे इस लक्ष्य को हासिल करने में कितनी मदद मिलेगी और कितनी तेजी से इसे हासिल कर सकेगा भारत? देखिए, एक कमिटमेंट होता है, किस चीज का कमिटमेंट होता है? सोशल वेलफेयर का कमिटमेंट होता है कि ज्यादा से ज्यादा मजदूर जो हैं, ज्यादा से ज्यादा जो कामगार हैं, उनको अपने रोजगार से हाथ ना धोना पड़े। अभी के समय में अगर आप देखेंगे तो मार्केट में उस तरह की क्राउड नहीं आई है, मार्केट में उस तरह की बिक्री नहीं आई है, जिसका असर ये हुआ है कि कई मैन्युफैक्चरर्स ऐसे हैं जो अभी प्रोडक्शंस को बहुत ज्यादा रैंप अप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि मार्केट में डिमांड कैसे आएगी। लेकिन वही दूसरी अगर आप देखेंगे, जैसे आपको पता होगा कि 100 से करीब में अगर कामगार हों और उसमें से 90% के लिए जो 15,000 रुपए जिनकी तनख्वाह हो, वहां पर 24% सरकार योगदान कर रही है। उसी तरीके से अगर आप एमएसएमई की क्रेडिट गारंटी लाइन में देखेंगे तो आप लगभग 60 से 70,000 करोड़ रुपए का जो है वो सैंक्शन हो चुका है। तो यानी कि कई उद्यम जो है वो अपना काम शुरू करने के लिए तैयार है, काम शुरू करने में लग गए हैं। अब यहाँ पर जरूरत इस बात की है कि बाजार में मांग कैसे आगे बढ़ती है, क्योंकि हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि जब तक बाजार में मांग की स्थिति नहीं बनेगी, उत्पादक सामान नहीं बनाएगा। एमएसएमई सेक्टर को लेकर शिशिर जी, जो बातें अभी तक की गई हैं, जो बदलाव बड़े किए गए हैं, क्या उसका असर भी इन आंकड़ों में दिखाई देता है, या ये आंकड़े उसके उन सुधारों के लिए आधार तैयार कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, एमएसएमई की आप इसी बात को महत्व को समझ लीजिए कि आज 6.5 करोड़ के लगभग में हमारे एमएसएमई यूनिट हैं। उनका अगर आप जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कहिएगा तो लगभग 30% है। उद्योग में माफ कीजिएगा, निर्यात में कहिएगा, उनकी भागीदारी लगभग 48 से लेकर के 49% के बीच में है। तो एमएसएमई को हम जितनी तेजी से अपने पैरों पे खड़ा कर पाएंगे, उतनी ही तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। और अच्छी बात यह है कि जो इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी लाइन के हमने जो नतीजे देखे हैं, इसका मतलब है कि उद्यम जो हैं वो अपने काम को नए सिरे से शुरू करने के लिए तैयार हैं और कई लोगों ने शुरू कर दिया है। अब यहाँ पर जरूरत इस बात की है कि बाजार किस तरीके से ज्यादा फैलाव होता है, ज्यादा खुलता है। अब यही उम्मीद करनी चाहिए कि अभी जो संक्रमण की जो स्थिति है उसमें थोड़ी कमी आए, लोग थोड़ा सा बाजार में जाएं, सामान खरीदें, एसेंशियल्स और नॉन एसेंशियल्स दोनों खरीदें, तब जाकर के इंडस्ट्री के लिए और एमएसएमई के लिए बाजार में अपने आप को नए सिरे से स्थापित करने में काफी मदद मिलेगी। बाजार में मांग को बढ़ाने की जब हम बात करते हैं, और वो एक तरह से कह सकते हैं कि वो सबसे ज्यादा जरूरी आज की तारीख में, जिस संकट को 3 महीने से कह सकते हैं, 3 साढ़े 3 महीने से भारत देख रहा है कोरोना के दौरान, उसमें वो कौन सी चुनौतियां आपको दिखाई देती हैं शिशिर जी सामने अभी? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती है कि अभी भी एक बड़ी आबादी ये है जो आश्वस्त नहीं हो पा रही है कि उनकी नौकरी सुरक्षित है। देखिए, हमारे देश में लगभग 44 करोड़ जो है वो कामगार हैं। इसमें से आप ये समझ लीजिए कि 40 करोड़ से ज्यादा जो हैं
वो आपके प्राइवेट सेक्टर में है और इनफॉर्मल सेक्टर्स में है। जो सरकारी क्षेत्र में है उनके लिए तो एक नियमित तनख्वाह की बात है, या निजी क्षेत्र में भी कई ऐसे उद्यम है जहां पर निश्चित तनख्वाह मिलती है, लेकिन एक बड़ी संख्या ये है जिनको निश्चित तनख्वाह नहीं मिलती है। एक सामान्य आंकड़ा ये बताता है कि 22% लोगों को ही नियमित तनख्वाह मिलती है, लगभग 78% है जिनको ऐसा नहीं मिलता है। अब उनकी दिक्कत यह है कि वो आश्वस्त नहीं हो पा रहे हैं कि उन्हें बाजार जाकर के खर्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो अपनी जमा पूंजी को और सहेज करके रखना चाहते हैं। सामाजिक सुरक्षा को लेकर के हम चुनौती रही है। तो ये एक ऐसा मुद्दा है, वो जो डर है कि हम आगे चल करके हमारा क्या होगा, वो डर अभी पूरी तरह से गया नहीं है और ये डर निकलने में थोड़ा समय लगेगा और यही मांग के ना बढ़ने के पीछे एक बड़ी वजह है। जी शिशिर जी, और ऐसे समय में जब तमाम उपाय, तमाम सुधार किए जा रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था को मजबूत या यूं कहें एक नया रूप देने की भी तैयारी हो रही है, ऐसे में जब हम आत्मनिर्भर भारत में कुछ उन सामानों की रोक, उस पर पाबंदी या विकल्प मेक इन इंडिया की बात करते हैं, वो कितना आसान और मुश्किल लगता है? क्या कितना ये माहौल, कितना ये वक्त इस कोरोना ने हमें उसके लिए तैयार किया हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, बहुत आसान तो नहीं है। आज हम सभी लोग जिस सिस्टम में रह रहे हैं, जिस व्यवस्था में रह रहे हैं, अपने आसपास में देखिए तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मेक इन इंडिया नहीं है। इवन कि जहां जो बहुत सारे सामान ऐसे हैं जो हमारे देश में असेंबल होते हैं। जैसे मैं आपको सीधा सा उदाहरण दूं, एक टीवी का है। बड़ी कंपनियों के कई ऐसे बड़े ब्रांड हैं जिनका एलसीडी या प्लाज्मा या जो हाई एंड टेलीविजन्स होते हैं, वो बिल्कुल पार्ट पुर्जों के तौर पर यहाँ पे आकर उनको असेंबल किया जाता है। तो इतनी तेजी से हम मेक इन इंडिया की तरफ बढ़ जाएं, ये आसान नहीं है। ये बहुत बहुत ही मुश्किल वाला काम है, एक चुनौती वाला काम है। लेकिन एक अच्छी चीज ये हो रही है कि एक उद्यमिता के अंदर ये चलन हो रही है कि कैसे हम उसको बना सकते हैं। जैसे आपने पीपीई का जिक्र किया था या N95 का जिक्र किया था। आप 4 महीने पहले देखिए तो पीपीई की बात आती थी तो हमें लगता था कि हम बना ही नहीं सकते हैं। आज वो बनना शुरू हो गया है। अब जरूरत इस बात की है कि हम उसको किस तरीके से रैंप अप करते हैं। यही चीज टेक्नोलॉजी में भी है। हमारे अपने जो इंडियन ब्रेन्स हैं वो सिलिकॉन वैली में अपना लोहा मनवा चुके हैं। अब वही ब्रेन क्या यहाँ पर वो अपना लोहा मनवा सकते हैं? क्या वो अपना काम कर सकते हैं? क्या हम उसके लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दे सकते हैं? क्या हम उनको वो इंकरेजमेंट दे सकते हैं? जैसे जब रिवर्स माइग्रेशन की बात हम लोग करते रहे हैं तो हमने ये पाया कि यहाँ से भारी तादाद में लोग जो हैं बड़े शहरों से गांव में चले गए। क्या हम इस बात को सोचे कि जो हमारे टेक्निकल स्किल्ड पर्संस हैं जो दुनिया के अलग अलग देशों में काम कर रहे हैं, क्या हम उनको यहाँ पर ला करके, हम उनको वापस बुला करके उनके लिए एक प्रोत्साहन वाली व्यवस्था तैयार करें? तो शायद हो सकता है ये जो हम अभी जिन मुश्किलों की बात कर रहे हैं, जिन दिक्कतों की बात कर रहे हैं, जिन चुनौतियों की बात कर रहे हैं, उनको पार पाने में हमें ज्यादा दिक्कत नहीं। शिशिर जी, हमने ये भी देखा है कि जिस तरह से लगातार एमएसएमई को बढ़ावा देने की बात की जा रही है, कई बड़े परिवर्तन किए गए हैं, उसी में जिस तरह से आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत अभी तक 79,000 करोड़ रुपए के एक तरह से कर्ज ऋण को मंजूरी दी गई है। ये तकरीबन 19 लाख एमएसएमई और अन्य कारोबारियों को लॉकडाउन के बाद अपने अपने व्यवसायों को फिर से शुरू करने में मदद मिली है, ये भी कह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि और जो तमाम सुधार किए गए, कि खासकर उन एमएसएमई की अगर हम बात करें जो इस लॉकडाउन के दौरान पूरी तरीके से शायद जिन्होंने दम तोड़ दिया है या बैठ गई हैं, उनको एक बार फिर से जीवित करने में ये जो आंकड़ा है ये कितनी मदद करेगा? क्या इसके साथ और भी तमाम राज्य सरकारों को कुछ और पहल करने की भी जरूरत आपको लगती है? देखिए, आपने इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी लाइन की बात की, मैं इसके साथ दो और जोड़ देता हूं। एक जो कि डिस्ट्रेस फंड है और एक तीसरा जो है फंड ऑफ फंड्स की बात है। ये तीनों का अगर आप बुके देखें, पहला आपको ये कहता है कि जितने भी कारोबार हैं जिसमें एमएसएमई भी शामिल हैं, जिनका सालाना कारोबार 100 करोड़ रुपए का है, उनको 5 करोड़ रुपए तक का कर्ज वर्किंग कैपिटल के तौर पर मिलेगा। दूसरा आपका ये है कि जो एमएसएमई मान लीजिए एनपीए में तब्दील हो गए हैं जिनके कर्ज, उनकी मदद के लिए एक फंड का इंतजाम किया गया है। और तीसरा ये है कि जिन एमएसएमईज में आगे बढ़ने की संभावना है उनमें इक्विटी निवेश करके उनको प्रोत्साहित करने की योजना बनाएगी, जिसको हम लोग फंड ऑफ फंड्स के नाम से जानते हैं। तो इन तीनों जो एलिमेंट्स हैं, इन तीनों जो इंस्ट्रूमेंट हैं,
इसका बड़े पैमाने पर फायदा जो है वो एमएसएमई को तो मिल ही रहा है। ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं, चाहे आप रिटेल में देख लीजिए, चाहे आप होटल इंडस्ट्री में देख लीजिए, जिनके लिए वर्किंग कैपिटल में पैसे जुटाना आज के दिन में आसान नहीं था। लेकिन अगर उनको 7.5% की दर पर एक सरकारी बैंक से उनको कर्ज मिल जाता है अपने काम को शुरू करने के लिए, तो ये उनके लिए बड़ी मदद होगी। यही वजह है कि जो लक्ष्य इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी लाइन में 3 लाख करोड़ और 45 लाख यूनिट्स को मदद करने की थी, आप सोचिए कि आज हम जून में 23 तारीख को बात कर रहे हैं और लगभग 19 लाख लोगों को 69-70 हजार करोड़ रुपए के लिए कर्ज मंजूर कर दिए गए हैं। बाकी दो के अभी बहुत सारे डिटेल्स नहीं आए हैं, वो भी डिटेल्स आएंगे तो आपको पता चलेगा कि बड़ी संख्या में जो हमारे कारोबारी हैं उनकी मदद के लिए ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये इन पर काम शुरू हो चुका है। अब जरूरत इस बात की कि स्टेट गवर्नमेंट्स लेबर के मामले में उनको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करे। देखिए, लेबर में स्टेट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। लेबर लॉस में बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने अपनी नीतियों में बदलाव करने की कोशिश की। उन्होंने ये कोशिश की कि हम जितना ज्यादा इसको फ्लेक्सिबल बना सके, लेकिन ये दांव उल्टा पड़ गया। तो ऐसे में स्थिति अच्छा ये होगा कि हम एक सामान्य जो श्रम कानून है उनको हम लागू करने की कोशिश करें और जो उद्यम की जरूरत है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में अगर आप देखिए तो किस तरीके से उनकी मदद के लिए सरकार आगे आई है, इसी तरीके से हर राज्य सरकार अपने यहाँ पे जो लोग उनके वापस आए हैं उनके स्किल को देखते हुए एक डेटाबेस तैयार करें, इंडस्ट्री के साथ शेयर करें और फिर वो चाहे वो एमएसएमई हो या लार्ज इंडस्ट्री है उन लोगों को एम्प्लॉय करें। तो इसका फायदा मजदूरों को भी होगा, कामगारों को भी होगा, उद्यम को भी होगा और राज्य सरकारों को भी। शिशिर जी, अंत में क्या कोरोना के इस दौर में आपको लगता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में और खासकर उद्योग जगत में, तमाम छोटे लघु उद्योग जगत में कुछ ऐसे बड़े बदलाव सरकार ने किए हैं जिनके लिए न सिर्फ आर्थिक सुधार ही जरूरत थी लेकिन एक पॉलिटिकल विल की भी जरूरत थी? उसने ये मौका जरूर दिया सरकार को ये तमाम वो सुधार करने के जिसके की असर आने वाले समय में दिखाई देंगे। एक लंबे समय से इंतजार था। बिल्कुल। देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं। जो एमएसएमई की परिभाषा थी, उस परिभाषा को लेकर के वो बिल जो है वो संसद में पिछले सत्र में वो लैप्स हो चुका था क्योंकि उस पर राजनीतिक तौर पर सहमति नहीं बन रही थी। यहाँ तक कि जो सत्तारूढ़ पार्टी हैं उनके अपने जो सहयोगी हैं वो सहयोगी भी उसका विरोध कर रहे थे। ऐसी हालत में आपके लिए परिभाषा में बदलाव करना आसान नहीं था, लेकिन एक झटके में वो परिभाषा बदल दी गई, उसके लिए अध्यादेश भी लागू कर दिया गया और उम्मीद करनी चाहिए कि मॉनसून सत्र में उसके लिए जो कानूनी प्रक्रिया है वो भी पूरी कर ली जाएगी। तो ये एक उदाहरण है जिसकी जो इस बात को दिखाता है कि अगर आपके लिए कोई परेशानी आती है, उस परेशानी के दौर में आप कुछ ऐसे बड़े कदम उठा सकते हैं जो पहले संभव नहीं हो पा रहा था। ऐसे बहुत सारे आर्थिक सुधार है। आर्थिक सुधार एक नियमित प्रक्रिया है, ये नहीं कि आपने एक काम किया और काम खत्म हो गई। आपने आत्मनिर्भर भारत के तहत 70 उपाय किए जिसमें आपके नीतिगत सुधार से जुड़े हुए थे, वित्तीय सहायता से जुड़ी हुई थी, उससे बात खत्म नहीं हो जाती। अभी ये प्रक्रिया जारी रहेगी। तो हमें उम्मीद ये है कि आने वाले दिनों में कुछ और बड़े कदम, खास तौर पे जो विदेशी निवेश से जुड़े हुए फैसले हैं, उस पर हम काम होता हुआ देखेंगे। जी हाँ शिशिर जी, बिल्कुल ये प्रक्रिया जारी रहेगी और उसके एक असर भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर आने वाले समय में दिखाई देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस विस्तार से आज के तमाम ये जो आंकड़े जारी किए गए उनका विश्लेषण करने के लिए भी और भारतीय अर्थव्यवस्था के आने वाले समय की संभावनाओं पर रोशनी डालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर जी। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरें जारी रहेंगी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।